21 ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। जो हमारी 21 ज्योग्राफी क्लासेज है, इसमें भूगोल से संबंधित विशेष सामग्री का अध्ययन करवाया जाता है। और जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह टॉपिक राजस्थान का भूगोल था। और राजस्थान के भूगोल में हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह टॉपिक कौन सा था? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। उससे पहले जो भी आज इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक इस जिन भी विद्यार्थी ने इसे लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर दे। और अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेशों को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटकर हमने अध्ययन किया था। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, उनके नाम लिख के। उसके बाद में हमने जो पहला भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे वह था पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश। पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश के बारे में भी हमने इसे पुनः 2 विभागों में बांटकर अध्ययन किया था। एक था शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश और दूसरा था अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश। इसको हम पुनः एक बार छोटा सा मानचित्र, रेखा चित्र कहेंगे, रेखा चित्र बना लेते हैं और कहाँ कहाँ तक अध्ययन किया इसके बारे में जान लेते हैं। ये राजस्थान का मानचित्र है, आप भी बना सकते हैं। यह राजस्थान का दक्षिणी डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र आ गया। ये झालावाड़ कोटा बारा का क्षेत्र है। ये उत्तर में हम जाएंगे, ये गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र आ गया। और चूरू, हनुमानगढ़, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, डींग का धौलपुर का क्षेत्र है। हमने ये देखा था कि राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटने का काम कौन करता है? अरावली। तो ये अरावली का पार्ट है। अरावली के पश्चिम में हमारा कौन सा भौतिक प्रदेश है? पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश, रेतीला मैदानी प्रदेश। ठीक है। तो ये जो पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश है इसको पुनः 2 भागों में बांटकर हमने अध्ययन किया था। इसको हमने कहा था, क्या कहा था? बताइए, जल्दी बताइए कमेंट्स के माध्यम से कि पश्चिमी रेतीले मैदानी प्रदेश को 2 भाग बांटे थे। कौन कौन से 2 भाग थे? देखिए कितनी जल्दी कौन बताता है। तो पहला जो भाग था यह था शुष्क पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान, ये कहा था। और दूसरे का क्या नाम था?
अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश, तो ये दो भाग किसके थे? पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश की। इसकी हमने पूर्व क्लास में चर्चा कर ली थी, इसका संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वह टॉपिक कौन सा है? अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश। इस अर्ध शुष्क रेतीले मैदानी प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो इसे डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान का बांगर कहा गया। तो लिखिए अपने अपने नोटबुक में, डॉक्टर वीसी मिश्रा, डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा इसे राजस्थान का बांगर कहा गया। जिसे चार उप विभागों में बांटा। कितने उपविभागों में बांटा? 4 उपविभाग। और 4 उपविभागों के बारे में हमने पूर्व में कक्षा में चर्चा की थी। बताइए कमेंट्स के माध्यम से कौन कौन से 4 उपविभाग हैं। देखते हैं कौन कितना जल्दी बताता है। अरे करोगे ना कमेंट से? हाँ तो कमेंट्स में बताइए, आप सभी देखें कौन कौन पूर्व की क्लास ले रहा है, कितना पढ़ रहा है, मालूम तो चले कितने सीरियस हो आप पढ़ने में। तो 4 उपविभाग हैं। ये 4 उपविभाग हम, ये जो पहला उपविभाग है इसे कहा गया लूनी बेसिन। दूसरा इसका भाग है नागौरी उच्च भूमि। और तीसरा है शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। और चौथा इसका भाग है घग्गर प्रदेश। तो अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश के कितने भाग हैं? 4 हैं। एक है लूनी बेसिन, एक है नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, दूसरा है शेखावटी प्रदेश और चौथा है घग्गर प्रदेश। अब जो ये लूनी बेसिन है, ये लूनी बेसिन का जो भाग है यह लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। किसका प्रवाह क्षेत्र है? लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। इस प्रदेश को गोंडवाना प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? गोंडवाना प्रदेश। अनेक बार एग्जामिनर के द्वारा गोंडवाना प्रदेश किसका भाग है ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाता है और 4 ऑप्शन दे सकता है, लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, शेखावटी प्रदेश, घग्गर प्रदेश। तो यहाँ पर गोंडवाना प्रदेश किसका हिस्सा है? लूनी बेसिन। लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश भी कहते हैं। तो पहला लिखिए इसमें लूनी बेसिन, इसमें लिखिए यह है सबसे पहले लिखिए
इसे गोंडवाना प्रदेश भी कहते हैं। इसे गोंडवाना प्रदेश भी कहते हैं। यह लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र है? लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जिसमें देखिए ये अब इधर देखेंगे आप तो लूनी नदी में यहाँ जो ये पार्ट है ये बाड़मेर का क्षेत्र है। बाड़मेर से ऊपर जाएंगे तो यहाँ बालोतरा है। बालोतरा से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये ब्यावर का क्षेत्र आ जाता है। ये यहाँ पर पाली है, पाली का क्षेत्र है। पाली के बाद में ये जो क्षेत्र ये जालोर का आ जाता है, और जालोर के बाद में ये जो दक्षिण में एक छोटा सा क्षेत्र आता है सिरोही का। किसका? सिरोही। तो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र जहां जहां जिन जिन राजस्थान के जिलों से बह रहा है उनमें बाड़मेर का क्षेत्र, बालोतरा, ब्यावर, पाली, जालोर और सिरोही का क्षेत्र सम्मिलित होता है। तो लिखिए इसमें यह लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जिसमें जालोर, पाली, बाड़मेर का पूर्वी भाग, बालोतरा, दक्षिणी पश्चिमी ब्यावर, वह सिरोही जिले का भाग आता है। किस किस का भाग आता है? जालोर का, पाली का, बाड़मेर का, बालोतरा का, ब्यावर का, सिरोही का भाग इसमें सम्मिलित है लूनी बेसिन में। अब देखिए, अब जो ये लूनी नदी है, लूनी नदी का उद्गम तो कहाँ से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से। और जो जहां से उद्गम होता है वो ऊंचा क्षेत्र होता है, और जैसे जैसे पहाड़ियों से उतरकर नीचे आती है तो वो निचला क्षेत्र होता है, निम्न क्षेत्र होता है। वहां निम्न क्षेत्र का भाग है, इसे नेहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहड़। और ये नेहड़ कहाँ कहते हैं? जालोर में। तो इसमें लिखेंगे लूनी नदी का निचला क्षेत्र लूनी नदी का निचला क्षेत्र जालोर में नेहड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नेहड़ के नाम से जाना जाता है। कहां पर? जालोर में। कहां पर भाई? जालोर में जाना जाता है। अब देखिए, ये तो थी लूनी बेसिन। इसके बाद में
दूसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, भाग कौन सा है, नागौरी उच्च भूमि। तो नेक्स्ट लिखेंगे अपन 2 नंबर नागौरी उच्च भूमि बेसिन। कौन सा भाग, नागौरी उच्च भूमि बेसिन। अब मानचित्र में आप देखिए, ये तो हमारा लूनी बेसिन का पार्ट है और लूनी बेसिन से ऊपर नागौरी उच्च भूमि, और नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र से ऊपर कौन सा है, शेखावटी प्रदेश। तो बताओ लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश के बीच में कौन सा भाग है, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। तो लिखिए इसमें लूनी बेसिन व शेखावाटी प्रदेश की मध्य में, शेखावाटी प्रदेश के मध्य में नागौरी उच्च भूमि बेसिन है, जिसमें अब देखिए नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में ये नागौर का क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर नागौर के साथ में ये जो नागौर से अलग होकर अभी एक नया जिला बना है डीडवाना कुचामन, और डीडवाना कुचामन से ठीक थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है अजमेर। कौन सा भाग, अजमेर। अजमेर का कौन सा भाग, दक्षिणी पश्चिम का भाग आता है। तो लिखिए इसमें, जिसमें नागौर डीडवाना कुचामन व दक्षिणी पश्चिमी अजमेर का भाग सम्मिलित है। दक्षिणी पश्चिमी अजमेर का भाग सम्मिलित है। अब जो ये पार्ट है नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, इसमें अनेक खारे जल की झीलें पाई जाती है। तो यहाँ पर जो जलीय स्रोत है वो कैसे हैं, खारे हैं, जैसे डीडवाना, नावा, कुचामन और सांबर। ये कैसी झीलें हैं, खारे नमक की झीलें हैं। तो लिखिए इसमें यहां खारे जल की झीलें पाई जाती है। कैसी झीलें पाई जाती है, खारे जल की। कोष्टक में लिख देना, नावा, सांबर, डीडवाना, कुचामन इत्यादि जिले। ये सभी जिले कहाँ पाई जाती है, नागौरी उच्च भूमि बेसिन में पाई जाती है। शाही बीत गई भाई। अब देखिए इस संपूर्ण पाठ में
जो नागौरी उच्च भूमि का क्षेत्र है, इसके जो पार्ट है, एक तो नागौर का और दूसरा है अजमेर का। यहां पर जल की में अधिकतर फ्लोराइड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फ्लोराइड। कहां कहां? नागौर में और अजमेर में। यहां पर जो जल पट्टी पाई जाती है, भूमिगत जल पाया जाता है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। और जब इस फ्लोराइड युक्त जल का उपयोग किया जाता है, क्या करते हैं? फ्लोराइड युक्त जल का उपयोग करते हैं। तो उपयोग करने से हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। हड्डियों में क्या आ जाता है? टेढ़ापन। क्योंकि शरीर में कैल्शियम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, हड्डियां क्या है? मुड़ जाती है। और इसी कारण इस क्षेत्र को, किसको? नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र को, या हम कहेंगे जो नागौर और अजमेर का जो ये क्षेत्र है, इसे होंच बेल्ट कहते हैं। कौन से, किस नाम से जानते हैं इसे? होंच बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसे कुबड़ पट्टी भी कहते हैं कि व्यक्ति में क्या है? कुबड़ की आकृति में हड्डियां बाहर निकल जाती है, तो इसे कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। कौन सी पट्टी? कुबड़ पट्टी। तो लिखिए इसमें, नागौरी उच्च भूमि बेसिन में ही नागौर व पश्चिमी अजमेर के संयुक्त क्षेत्र, में जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके प्रयोग से हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। क्या आ जाता है? हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। क्या आ जाता है? हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। हड्डियों में टेढ़ापन आ गया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हॉन्च बेल्ट या कुबड़ पट्टी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, हॉन्च बेल्ट या कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन से जिलों में पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? नागौर में पाई जाती है, पश्चिमी अजमेर में पाई जाती है। तो ये थी नागौरी उच्च बेसिन की विशेषताएं। तो पेन में हमारे क्या है, थोड़ी स्याही कम हो गई है, तो एक बार स्याही डाल लेते हैं पेन में।
इसके बाद में हम तीसरा जो टॉपिक लेंगे यहां तक सभी ने उतार लिया होगा। और हमारा जो तीसरा जो भाग है वह है शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? शेखावाटी प्रदेश। इसे हम कहेंगे अंतः प्रवाह का क्षेत्र। और इसी का दूसरा नाम क्या है? शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश। अब जो ये शेखावाटी प्रदेश है, यहां पर जब हम बात करें शेखावाटी प्रदेश की, तो ये जो क्षेत्र है ये कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कौन सी नदी? कांतली नदी। और ये जो कांतली नदी है, इस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? तोरावाटी प्रदेश। और ये जो तोरावाटी प्रदेश है या कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यह प्रमुखतः है कहां पाए जाते हैं? चूरू में, झुंझुनू में और सीकर में। ये शेखावाटी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखिए इसमें यह है चूरू, झुंझुनू, वह सीकर का, यह की जगह इसमें करो, इसमें चूरू, झुंझुनू व सीकर जिले का भाग आता है। कौन से जिले का भाग आता है? झुंझुनू, सीकर और चूरू का भाग आता है। यहां अंतः प्रवाह की प्रमुख नदी कौन सी नदी है? कांतली नदी। कांतली नदी है। कौन सी नदी है? अंतः प्रवाह की नदी कौन सी है भाई? कांतली नदी है, जिसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी प्रदेश भी कहते हैं। जिसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन से प्रदेश के नाम से जानते हैं? तोरावाटी प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो ये अंतः प्रवाह का क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टान पाई जाती है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। और जो अवसादी चट्टान का जो रूप है वो चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर की अधिकता के कारण वर्षा का जल यहाँ पर एकत्रित हो गया और नीचे चला गया।
तो यहाँ पर जो भूमि का जल है, भौम जल कहेंगे जिसे हम, की पर्याप्त मात्रा है। भूम जल की क्या है? पर्याप्त मात्रा है। और जब यहाँ पर भूमि के अंदर जल पर्याप्त है तो यहाँ पर कुओं का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? कुओं का विकास हुआ है। और ये कुएं भी दो प्रकार के हैं, एक है कच्चे कुएं और दूसरे हैं पक्के कुएं। कच्चे कुएं को जोहड़ कहा गया और पक्के कुएं को इस क्षेत्र में नाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाड़ा। एक को जोहड़, दूसरे को नाड़ा। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जोहड़ अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? शेखावाटी प्रदेश। अगर शेखावाटी प्रदेश ऑप्शन में ना हो, क्वेश्चन आ जाए चूरू में, झुंझुनू में, सीकर में, तो बताइए आंसर क्या होगा? चूरू, झुंझुनू और सीकर में क्या पाए जाते हैं? जोहड़ पाए जाते हैं। जोहड़ क्या है? कच्चे कुएं हैं। नाड़ा क्या है? पक्के कुएं हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर औषधि चट्टान पाई जाती है, जिससे भूमिजल, भूमि के नीचे जल की पर्याप्त मात्रा है और उसी जल को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कुओं की अधिक खुदाई की गई है। तो इसमें लिखिए आप, यहाँ चूना पत्थर की अधिकता चूना पत्थर की अधिकता के कारण भौमजल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भौमजल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिससे यहां कुओं का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? कुएं का विकास अधिक हुआ है। कुओं का विकास क्या हो गया भाई? अधिक हो गया। यहां कच्चे कुएं को जोहड़ व पक्के कुएं को नाड़ा कहते हैं। कच्चे कुएं को तो क्या कहेंगे? जोहड़। और पक्के कुएं को क्या कहेंगे? नाड़ा कहते हैं। फिर इसके बाद में देखिए, ये जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यहां पर खेजड़ी के वृक्ष बहुत हैं। और खेजड़ी क्या है? खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो सबसे बहुतायत में कहां पाया जाता है? शेखावाटी प्रदेश में। लिखिए, यहां खेजड़ी के वृक्षों की संख्या अधिक।
जो खेजड़ी के वृक्ष हैं इनकी संख्या क्या है, अधिक। अब जो ये उत्तरी पूर्वी हिस्सा है ये किसका भाग है भाई, किसका है, अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश। भाई यहां भी क्या है, रेतीला भाग है। और इस रेतीले भाग में क्या होता है, वर्षा ऋतु के समय तालाब बनाए जाते हैं और इन तालाबों को सर कहते हैं। अरे वो सर नहीं, मास्टर जी नहीं, सर तालाब को कहते हैं यहाँ पर, मास्टर जी को नहीं कहते हैं। तो वर्षा जल को एकत्रित करने का काम जिस तालाब से करते हैं शेखावटी प्रदेश में, वो क्या है, सर के नाम से जाना जाता है। और इन सर की संख्या भी सबसे ज्यादा कहां पर है भाई, चूरू में है। तो सबसे ज्यादा सर कहां पाए जाते हैं, चूरू में। तो लिखिए इसमें, यहां रेत के टीलों के बीच वर्षा जल को तालाबों में, ऐसे लिखिए, तालाब बनाकर तालाब बनाकर संग्रह किया जाता है या एकत्रित किया जाता है। तालाब बनाकर संग्रह किया जाता है जिसे यहां सर के नाम से, जिसे यहां सर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सर के नाम से। सर सर्वाधिक चूरू में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई, चूरू में सर पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अरे मास्टर जी वाले सर नहीं, तालाब वाले जल, तालाब वाले सर पाए जाते हैं। तो सर से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जो रेत के टीले हैं इनके बीच में जो निम्न भूमि है वहां पर वर्षा के जल को संग्रह करने का काम किया जाता है। जो तालाब बनते हैं उन्हें ही सरे कहते हैं। अब देखिए, इस पश्चिमी रेतीले मैदानी प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर बालू का स्तूप का निर्माण भी होता है। कौन कौन से बालू का स्तूप बनते हैं भाई यहां पर, अंतः प्रवाह क्षेत्र शेखावटी प्रदेश में सर्वाधिक जो बालू का स्तूप बनते हैं वो बनते हैं, एक तो बनते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और दूसरा है बरखान। ये दोनों ही कहां बनते हैं भाई, अंतः प्रवाह क्षेत्र या शेखावटी प्रदेश में किस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और बरखान। अब इसके बाद में देखिए हमारा चौथा पार्ट क्या है, गग्गर प्रदेश। अर्धशुष्कीय मैदानी प्रदेश का चौथा पार्ट गग्गर प्रदेश। इसमें घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है
घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है, जिसमें गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले का भाग आता है। तो ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ये गंगानगर है, इधर ये हनुमानगढ़ है। ये दोनों क्षेत्र घग्गर प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पर घग्गर नदी बहती है, जो अभी वर्तमान में मृत प्राय है, इसलिए इसे मृत नदी भी कहते हैं। और ये सरस्वती नदी का ही दूसरा रूप, इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं कि ऐसा माना जाता है घग्गर नदी सरस्वती नदी का ही अवशेषित रूप है। साथ ही साथ जब ये घग्गर नदी यहाँ पर बहती है तो ये छोटी छोटी नाली के रूप में अभी वर्तमान में रह गई है, शाखाएं नाली के रूप में हो जाती है, इसलिए इसे नाली प्रदेश भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, इसे नाली प्रदेश भी कहते हैं, इसे नाली प्रदेश भी कहते हैं। तो ये था हमारा राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश, जिसे हम पश्चिमी रेतीला मैदान कहा। पश्चिमी रेतीले मैदान प्रदेश में हमें सबसे पहले पश्चिमी शुष्क रेतीले मैदान प्रदेश की चर्चा की, उसके बाद में हमने अर्ध शुष्क रेतीला मैदान की चर्चा की। अब इसी रेतीले मैदान में कुछ अन्य जानकारियां भी हैं, कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। तो लिखिए अन्य जानकारी। आशा करता हूं आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहे हैं, और नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ही फायदा है, क्योंकि हम अपने शरीर की जितनी ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेंगे सुनने में, देखने में और लिखने में, उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा और उतना ही ज्यादा हमें याद भी होगा। इसलिए आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जो भी अपने मिलने वाले हैं उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कर देना भाई। इसको मैं देखता हूँ कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। भाई इतनी कंजूसी किस बात की? हर एक लाइक दबाने में आपका जाता है क्या है? चलिए अन्य जानकारियां लिखिए। जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी अन्य जानकारियों में लिखिए। सबसे पहले बालसन। बालसन क्या है? यह है, ये मरुस्थलीय भाग है, और जब मरुस्थलीय भाग में इसके चारों ओर क्या है? पहाड़ियां हैं, पर्वतीय क्षेत्र है। इस पर्वतीय क्षेत्र के से जल क्या करता है? वर्षा का जल। कौन सा जल? वर्षा का जल। वो एकत्रित होकर यहां पर जाता है। भर गया तो इसे कहा पलाया। क्या कहा? पलाया। पलाया से जस्ट ऊपर का जो भाग है, इसके पास वाला भाग, इसे कहते हैं एक है पेडीमेड, एक है पेडीमेड, एक है बजादा। और बजादा और पलायक को कहते हैं बालसन। क्या कहते हैं? बालसन। अब ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय शुष्क भी तो होता है। अरे मरुस्थल क्या होता है? शुष्क।
तो यहाँ पर बालसन से तात्पर्य है ऐसा क्षेत्र या शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र जो पर्वतों से घिरा हुआ रहता है। किससे घिरा रहता है? पर्वतों से घिरा हुआ रहता है। तो लिखिए इसमें शुष्क व मरुस्थलीय क्षेत्र जो पर्वतों से घिरा रहता है, इसमें पलाया व बजादा का भाग सम्मिलित है। सॉरी भाई। बालसन क्या है? ये शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र है जो पर्वतों की श्रृंखला से या पर्वतों से घिरा रहता है। इसमें प्लाया व बजादा का भाग सम्मिलित है। प्लाया व बजादा का भाग सम्मिलित है। इसका उदाहरण क्या है? जो सांबर झील है, कौन सी झील? सांबर झील। ये सांबर झील किसका उदाहरण है भाई? बालसन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बालसन का उदाहरण है। तो बालसन हो गया, पेडीमेड हो गया, बजादा हो गया, प्लाया हो गया। इसको हम एक मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से प्लाया बनता है, बजादा बनता है और पेडीमेड बनता है। ये मान लेते हैं ये क्षेत्र है, ये पर्वतों से घिरा है, ये पर्वत है, ये पर्वतीय भाग है। कैसे भाग है? पर्वत। और दोनों पर्वतों से घिरे ये जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय और शुष्क है। कैसा है? शुष्क व मरुस्थलीय भाग है। अब पर्वतों की तलहटी के जो पास का जो भाग है, ये वाला, ये मंद ढाल का क्षेत्र होता है। अरे जैसे जैसे हम पर्वतों से नीचे की ओर उतरेंगे वैसे वैसे क्या होगी भाई? पर्वतों में ढाल में क्या होगी? कमी आएगी। और जैसे जैसे पर्वतों की ओर ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो क्या आएगी? इसके ढाल में वृद्धि हो जाएगी। तो ये मंद ढाल का क्षेत्र है। मंद ढाल का क्षेत्र भाई, ढाल तो है लेकिन मंद है, और मंद ढाल होने के कारण यहाँ पर अवसाद भी नहीं होता है, तो अवसाद रहित होता है। अवसाद रहित भाग, यहाँ कंकड़ पत्थर रेत इत्यादि नहीं पाए जाते। तो ऐसा जो ये भाग है पर्वतों की तलहटी के नीचे जस्ट जो मंद भाग है जहां मलबा नहीं जमता है, इस भाग को कहते हैं पेडिमेंट। क्या कहते हैं? पेडिमेंट कहते हैं। और जैसे ही और भी ढाल मंद हो जाएगा तो पर्वतों से जो भी अवसाद आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? एक कर्तित हो जाएगा। इसमें मोटे मोटे पत्थर होंगे, पत्थर के साथ में कंकड़ भी होंगे, कंकड़ भी होते हैं। फिर इसके बाद में रेत के छोटे छोटे आकार होते हैं। अब जो ये कंकड़ पत्थर वाला अवसाद युक्त क्षेत्र है, अवसाद युक्त क्षेत्र,
इस अवसाद युक्त क्षेत्र को, इसको तो भाई क्या कहेंगे, पेडिमेंट, यहाँ लिख दिया, यहाँ और लिख देते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। और जो अवसाद युक्त क्षेत्र है इससे कहते हैं बजादा। क्या कहते हैं, बजादा कहते हैं। और बजादा के बीच में ये उथला भाग, उथला भाग, ये उथला भाग को कहते हैं कम गहरा। इस भाग को कहते हैं पलाया। क्या कहेंगे, पलाया। पलाया में सर्वाधिक सिल्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिल्ट। और दूसरा नमक या लवणता कहेंगे। सिल्ट और नमक की मात्रा कहाँ पाई जाती है, पलाया में पाई जाती है। तो बताओ, सांबर जो झील है इसमें नमक बनता है या नहीं? अरे पलाया का जो भाग है सांबर झील, इसमें क्या होता है, नमक बनता है। तो नमक बनता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, नमक की मात्रा, सिल्ट की मात्रा पाई जाती है। अब देखो, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे जैसे पेडीमेड से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, ये पहले मोटे कंकर, फिर और छोटे कंकर, फिर और छोटे कंकर, अर्थात पेडीमेड से जैसे जैसे हम प्लायो की ओर जाते हैं तो कंकर के आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी। जो ये बजादा है, इस बजादा में पाए जाते हैं पत्थर, कंकड़, बजरी और रेत। भाई अवसाद युक्त है तो अवसाद में क्या, बड़े बड़े पत्थर पाए जाएंगे, फिर कंकड़ पाए जाएंगे, फिर बजरी, फिर रेत। अर्थात कणों का आकार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है पलाय की ओर। अब ध्यान से देखिए, ये जो पलाया का भाग है और ये जो बजादा का भाग है, इसको दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। तो ये जो आकृतियां हैं, ये है हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय रेगिस्तानी प्रदेश में पाई जाती है। तो सबसे पहले हमने लिखा बालसन। बालसन के बाद में लिखिए दूसरा नंबर का पेडीमेड। इसमें लिखिए पर्वतों की तलहटी में अवसाद रहित व मंद ढाल का, अवसाद रहित व मंद ढाल का भाग या क्षेत्र पेडीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, पेडीमेंट कहलाता है। इसी में लिखिए यह है पलाया की ओर मंद ढाल का होता है। यह पलाया की ओर मंद ढाल का होता है तथा पर्वत की ओर ढाल में
ढाल में तीव्रता से वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे हम प्लाय की ओर जाएंगे तो ढाल क्या है, मंद है, लेकिन जैसे जैसे हम पर्वत की ओर जाएंगे तो इसमें के ढाल में क्या हो जाएगी, तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी। ये हो गया पेडीमेंट। अब नेक्स्ट लिखिए बजादा। कौन सा, बजादा। ये जो बजादा है, अब इसको ध्यान से देखिए आप, ये बजादा है, यह पेडीमेट और प्लाया के मध्य में, पेडीमेट और बजादा के प्लाया के मध्य में है। तो लिखिए यह है पेडीमेट व प्लाया के मध्य में, एक मिनट रुकिए भाई, यह है पेडीमेट व प्लाया के मध्य में अवसाद युक्त मंद ढाल का भाग है। यह पेडीमेट व प्लाया के मध्य में अवसाद युक्त मंद ढाल का भाग है, जिसमें कंकड़, पत्थर, बजरी, रेत इत्यादि का कणों का आकार पेडीमेट से प्लाया की ओर छोटा होता जाता है। भाई जैसे जैसे हम पेडीमेट से किसकी ओर जाएंगे, प्लाया की ओर, तो प्लाया की ओर जाएंगे तो इनके कणों का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, महीन होता हुआ जाएगा। क्योंकि मोटे कण पहले रुक जाएंगे, फिर उससे छोटे कण आगे जाएंगे, फिर छोटे कण जाएंगे, क्योंकि जो जल का प्रवाह है, अपवाह क्षमता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ढाल भी क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। अब इसके लास्ट पार्ट लिखिए प्लाया। कौन सा भाग है, प्लाया। यह है कहां पाया जाता है भाई, मध्य भाग में, उथला भाग पाया जाता है। तो ये लिखिए इसमें, यह है मध्य भाग में उथला, यानी कि कम गहरा। यह मध्य भाग में उथला या कम गहरा रूप में रहता है, जिसमें
सिल्ट व नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो ये था हमारा पेडीमेट का, ये पेडीमेट वाला कौन सा भाग है? पर्वतीय भाग के नीचे जो मंद ढाल का अवसाद रहित भाग होता है वो पेडीमेट होता है। क्या होता है? पेडीमेट। पेडीमेट के जैसे ही हम थोड़ा अंदर जाते हैं तो वो भाग होता है बजादा। बजादा में कंकड़ पत्थर रेत अवसाद युक्त होता है, क्षेत्र होता है। और ढाल भी कैसा होता है? मंद होता है। और बिल्कुल बीच के अंदर जो उथला भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्लाया कहलाता है। और ये प्लाया कैसा होता है? यहाँ पर नमक कण इत्यादि जो लवणीय कण है वो पाए जाते हैं, और ऐसे क्षेत्र से नमक की प्राप्ति भी की जाती है। इसके बाद में आगे लिखिए, चिड़िया टूक की पहाड़ी। चिड़िया टूक की पहाड़ी, ये जो चिड़िया टूक की पहाड़ी है यह जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है भाई? जोधपुर में। और इस चिड़िया टूक की पहाड़ी में ही मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। एक है त्रिकुट की पहाड़ी, और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। एक है छप्पन की पहाड़ी, ये छप्पन की पहाड़ी कहाँ है? कहाँ पर है? बालोतरा में है। और एक है नाकोड़ा की पहाड़ी, ये भी कहाँ पर है भाई? बालोतरा में है। छप्पन की पहाड़ी ये बालोतरा, पहले बाड़मेर का हिस्सा हुआ करती थी, अब ये बालोतरा में आती है। और एक है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान अलग है और छप्पन की पहाड़ियां अलग है। छप्पन का जो पहाड़ियां हैं ये बाड़मेर के हिस्से में आती है, बाड़मेर डूंगरपुर का, जबकि पहाड़ियां कहाँ आती है? बालोतरा में आती है। एक है जसवंत, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये जालोर में आती है भाई। कहाँ आती है? जालोर में। डोरा पर्वत जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है, ये भी जालोर में है। कहाँ है? जालोर में है। एक है इसराना भाकर, इसराना भाकर जिसकी ऊंचाई 839 मीटर है, और ये भी जालोर में है। इसराना भाकर जिसकी ऊंचाई कितनी है? 839 मीटर है, और ये भी कहाँ है? जालोर में। एक है रोजा भाकर,
जिसकी ऊंचाई 730 मीटर है और ये भी कहाँ है, जालौर में। अब देखो जसवंतपुरा की पहाड़ियां, डोरा पर्वत, इसराना बाकर और रोजा बाकर, ये चारों ही जो हिस्से हैं, ये चारों हिस्से किसके हैं, राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियां हैं का हिस्सा है। आगे हम जब अरावली की पहाड़ियां पढ़ेंगे तो उनमें पुनः इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यह पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इनको यहाँ भी पढ़ा जाता है। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालौर में, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर, ये सभी किसके पार्ट हैं, अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, और आगे हमारा जो टॉपिक है वो अरावली पर्वतमाला के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक इस सेशन में जुड़ा है आज, और जुड़ने के बाद भी अभी तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक, सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए। फिर अभी तक जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद में इसे अधिक से अधिक अपने मिलने वाले को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा परिवार बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।